हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2.4 जिसका टाइटल है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का अध्ययन करने जा रहे हैं। और हमारे सब्जेक्ट का टाइटल है ME 301 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। ये आपके सिलेबस में 2.4.3 की संख्या है। और इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को उपयोग में लेते हुए एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाने का प्रयास करना जो कि वेपर कंप्रेशन सिद्धांत को काम में लेते हुए रेफ्रिजरेटर बनाने के समान ही कार्य करता हो। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है ये वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर का नाम दिया गया। और इस रेफ्रिजरेटर के बारे में हम जानते हैं। उससे पहले मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है हरीश धवन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। ये प्रक्षेत्र है जो कि डोमेस्टिक एप्लायंसेस के ठंडा रखने के लिए काम में लिया जाता था, लेकिन इस सिद्धांत को काम में लेते हुए ये पहला प्रयास था जिसमें कि हम एक रेफ्रिजरेटर बनाने का प्रयास किया। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है ये वेपर कंप्रेशन सिद्धांत पर कार्य करने वाले रेफ्रिजरेटरों से किस तरह भिन्न है, तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि इस रेफ्रिजरेटर को हम 3 तरल प्रणाली प्रशीतन निकाय भी कहते हैं इसे, यानी 3 लिक्विड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसमें 3 तरल हम काम में लेते हैं और इसको बोलते हैं 3 लिक्विड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और इसमें जो 3 तरल होते हैं वो होता है एक अमोनिया, दूसरा जल और तीसरा हाइड्रोजन गैस। तो इसमें 3 तरल काम में लेते हैं हम, अमोनिया, जल और हाइड्रोजन गैस। इस निकाय में अमोनिया को प्रशीतक के रूप में तथा जल को विलायक या अवशोषक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो इस सिस्टम में हमने क्या किया, हमने रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया काम में लिया और एब्जॉर्बर के रूप में हमने वाटर को काम में लिया, क्योंकि वाटर बेस्ट एब्जॉर्बर होता है। और ये 1 मीटर क्यूब ऑफ अमोनिया की जो गैस है, वेपर है, उसके 1 मीटर क्यूब जो हमारा जल है वो 800 मीटर क्यूब ऑफ अमोनिया की वेपर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। तो ये बेस्ट एब्जॉर्बर वाटर है हमारा। और जब हम अमोनिया की वाष्प को एब्जॉर्ब करवाते हैं तो हम वाटर को एक नोजल के थ्रू ऊपर से स्प्रे करते हैं। हम टॉप से एक नोजल टाइप, शावर टाइप हम इसमें पानी को स्प्रे करते हैं। जैसे ही एब्जॉर्बर के अंदर अमोनिया वेपर आती है उसमें पानी ऊपर से गिरता है और ये अमोनिया की वाष्प को एब्जॉर्ब करके एक सॉल्यूशन बनाता है जिसे बोलते हैं एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन, जिसमें कि पानी और अमोनिया दोनों मिक्स हो जाते हैं और अमोनिया वाष्प पानी में घुल जाती है। जबकि हाइड्रोजन का प्रयोग हम क्या करते हैं, इसमें तीसरा जो लिक्विड है हमारा वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन एक इनर्ट गैस के रूप में काम में लेते हैं और इसका जो मेन काम है वो है निम्न दाब उत्पन्न करके अमोनिया को अपेक्षाकृत कम दाब पर जल्दी वाष्पित करने के लिए किया जाता है इसको। तो हाइड्रोजन गैस हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में या एक चैम्बर में हम हाइड्रोजन गैस का इन्वायरमेंट बना देते हैं और जब अमोनिया कम दाब पर आती है तो ये जल्दी से वाष्पित हो जाए और इसके पश्चात ये अगली यूनिट में चली जाए। इसका हम डायग्राम में विस्तार से जानेंगे। लेकिन यह 3 जो प्रशीतक है, अमोनिया को हम रेफ्रिजरेंट के रूप में काम में ले रहे हैं, जल को हम एब्जॉर्बर के रूप में काम में ले रहे हैं और हाइड्रोजन गैस को एक इनर्ट गैस के रूप में काम में ले रहे हैं, जो कि लो प्रेशर अमोनिया को लो प्रेशर पर इवोपरेट करने के लिए काम में ली जाती है।
इलेक्ट्रोलक्स प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पंप की आवश्यकता को कम करना है। अब जैसा कि आपने पिछले अध्याय में देखा था कि वेपर कंप्रेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में मेन अंतर था कि हमने कंप्रेसर को रिप्लेस करके और एब्जॉर्प्शन सिस्टम में एब्जॉर्बर, जनरेटर और पंप लगा दिया था। अब हमने इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में पंप भी हटा दिया है। इसका मतलब अब इसमें कोई मूवेबल मशीन नहीं है और इसलिए इस सिस्टम का जो ऑपरेशन होता है वो बिल्कुल नॉइज़लेस होता है, कोई शोर इसमें नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोलक्स में हमने पंप भी हटा दिया है और विदाउट पंप हमने काम करता है, क्योंकि पंप दाब बढ़ाता है तो दाब भी नहीं बढ़ाते हैं। इसके लिए हमने इनर्ट गैस इसमें काम में लेते हैं, हाइड्रोजन को, जो कि लो प्रेशर के ऊपर भी इनर्ट गैस को या हमारे रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेट करने की क्षमता रखता है। अब इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर का जो सिद्धांत है वो इस प्रकार है। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में डाल्टन के आंशिक दाब सिद्धांत का उपयोग होता है। डाल्टन का आंशिक दाब का सिद्धांत आपने पिछले वर्षों में पढ़ा होगा, जिसमें कि हम ये करते हैं कि एक पात्र में डिफरेंट टाइप की गैसेस भरी हैं, तो उन सब गैस का दाब का योग उस पात्र के दाब के योग के समान होता है। तो इस तरह से डाल्टन का सिद्धांत इसमें काम करते हैं। पूरी सिस्टम में हम 3 बार के आंशिक दाब पर रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेट करते हैं। इस दाब पर अमोनिया का संतृप्त तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और संघनित्र में जाने वाली अमोनिया का दाब 15 बार के आसपास होता है, जहां यह लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर द्रवित होते हुए अपनी क्षमता शीतलन माध्यम से को देती है। ऊष्मा शीतलक कूलेंट को देती है जो ठंडा होना है। और इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर का डायग्राम इस तरह इसमें दिखाया गया है आपको। तो इस डायग्राम को हम एक बार पूरा देखते हैं, डायग्राम कैसे वर्क करता है। तो इसकी शुरुआत हम यहीं से करते हैं, इवेपोरेटर से। इवेपोरेटर में देख लीजिए आप, यहाँ पर इवेपोरेटर में कूलिंग देने के पश्चात हमारा जो रेफ्रिजरेंट है अमोनिया, वो इवेपोरेटर से निकलने के पश्चात अमोनिया और हाइड्रोजन दोनों, क्योंकि इवेपोरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का इन्वायरमेंट बना के रखते हैं, जिससे कि जब ये लिक्विड अमोनिया इसमें आती है तो इस स्थान को ठंडा करने के लिए यहाँ की ऊष्मा को अवशोषित करने के पश्चात ये अमोनिया वेपर फॉर्म के अंदर वाष्पित हो जाती है और वेपर फॉर्म के अंदर अमोनिया और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है वो आगे हमारे एब्जॉर्बर में जाता है। और एब्जॉर्बर में क्या होता है, ऊपर से जो हम पानी को स्प्रे करते हैं शावर के रूप में, और ये अमोनिया की जो वाष्प है उसको ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ पर एक नीचे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बना देता है ये। और इसमें अमोनिया में जो हाइड्रोजन गैस है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है पानी से, और वो हाइड्रोजन गैस ऊपर टॉप में चली जाती है ऊपर की तरफ, और टॉप से ये सीधा हाइड्रोजन इवेपोरेटर में चली जाती है। तो यहाँ पर हमने अमोनिया और हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं। अमोनिया पानी से एब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आगे हम भेजते हैं। और हाइड्रोजन गैस अवशोषित नहीं होती है, इसलिए हाइड्रोजन गैस ऊपर से जाते हुए ये अगेन इवेपोरेटर में पहुँच जाती है। और ये साइकिल तो इस तरह से चलता रहता है ये पूरा का पूरा, और हाइड्रोजन सेपरेट होकर वापस इवेपोरेटर में चली जाती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के बाद हम इसको एक हीट एक्सचेंजर से पास करते हैं, और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में क्या करता है, यहाँ पर एक्सचेंजर ऑफ हीट है, यहाँ पर हीट एक्सचेंजर है, जिसमें क्या करते हैं हम, एक जो हमारा सॉल्यूशन है वो अपनी जो हीट है वो दूसरे सॉल्यूशन को देगा, और यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, इसके बाद ये जनरेटर में चला जाता है। जनरेटर एक हीटिंग एलिमेंट डिवाइस है, कंपोनेंट है, जहाँ पर कि हम अमोनिया और पानी के सॉल्यूशन को हम उसमें से हम अमोनिया को अलग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जब हीटिंग में जब अमोनिया और पानी के सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो पानी तो जैसे इसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है, पानी इवेपोरेट होकर अलग हो जाता है और अमोनिया इससे अलग हो जाती है, और ये वापस एक्सचेंजर के थ्रू एब्जॉर्बर में आ जाती है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जनरेटर के अंदर यहाँ पर फ्रेश जो प्योर अमोनिया वाष्प है वो यहाँ से रेक्टिफायर में चली जाती है। तो जब ये जनरेटर काम करता है तो इसमें जो एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन है उसमें से अमोनिया पूरी तरह से अलग नहीं होती है, कुछ परसेंटेज पानी की इसमें अभी मौजूद होती है, जो हम इसमें रेक्टिफायर में एक और हीटिंग डिवाइस है रेक्टिफायर,
जिसमें बची हुई पानी की जल वाष्प है वो भी यहाँ पर ट्रैप हो जाती है और प्योर अमोनिया वेपर ही आगे हम कंडेंसर में भेजते हैं और कंडेंसर में ये अमोनिया वेपर लिक्विड में चेंज हो जाती है और जब लिक्विड अमोनिया आती है लो टेम्परेचर वाली इवेपोरेटर में तो यहाँ पर हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट होता है और हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट में ये अच्छी तरह से आसपास की जो क्योंकि ये हमारा कूलिंग स्पेस है तो यहाँ की जितनी भी ऊष्मा उसको एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने के बाद इजीली ये वेपर में चेंज हो जाती है और ये फिर अगेन एब्जॉर्ब में चल जाती है। तो इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है और इस साइकिल में आपने देखा होगा कि कोई पंप नहीं है और इसमें सेम एलिमेंट एब्जॉर्प्शन सिस्टम के हैं, सिर्फ पंप को इसमें हटा दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस रेफ्रिजरेटर नॉइज लेस होता है इस तरह से और इसकी कार्यप्रणाली आप इस तरह से एक बार वापस समझ लेंगे और समझने के पश्चात आप इसे डायग्राम बना के और इसका अध्ययन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये कार्यप्रणाली मैंने आपको बता दी है। आप चाहें तो इस कार्यप्रणाली को मैं कुछ टाइम के लिए यहीं डिस्प्ले में रखता हूँ और एक कार्यप्रणाली में पूरी इसकी विधि हिंदी में लिखी हुई है। आप चाहें तो इस कार्यप्रणाली को सूक्ष्म अध्ययन कर लेंगे और इस तरह से इसका अध्ययन करने के पश्चात डायग्राम को समझ लेंगे आप। मैंने जो समझाया वही इसका अध्ययन है। तो यहीं पर ही हमारा टॉपिक क्लोज होता है और आज हमने इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर जो कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के ऊपर कार्य करता है, इसको 3 फ्लूइड सिस्टम कहते हैं। इसको 3 फ्लूइड सिस्टम कहते हैं। फ्लूइड वह स्थिति होती है जिसमें लिक्विड और वेपर दोनों होते हैं। तो हमारे यहाँ पर 3 फ्लूइड में 2 तो लिक्विड है और एक हमारी हाइड्रोजन गैस वो वेपर होती है। तो इसको बोलते हैं 3 फ्लूइड सिस्टम या 3 तरल प्रशीतन निकाय भी कहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें 3 तरल काम में लेते हैं हम, 3 फ्लूइड काम में लेते हैं। एक एब्जॉर्बर होता है, एक रेफ्रिजरेंट होता है और एक इनर्ट गैस होती है हाइड्रोजन। और एब्जॉर्बर इसमें जो होता है पानी होता है और रेफ्रिजरेंट होता है अमोनिया होता है। और इस तरह से हमने कुछ लेवल तक इस रेफ्रिजरेटर को बनाया जो कि इलेक्ट्रोस रेफ्रिजरेटर था। ये इतना फिजिबल नहीं हो पाया, इसलिए इसका प्रचलन आगे बढ़ नहीं पाया। और आज भी हमारे घरों में जो प्रशीतक या रेफ्रिजरेटर हम काम में लेते हैं, प्रशीतित्र, ये वेपर कंप्रेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऐसा कोई इलेक्ट्रोस रेफ्रिजरेटर आज तक हमारे मार्केट में या हमारे डोमेस्टिक यूज़ में प्रचलन में नहीं है। ये एक प्रयास था जिसके अंतर्गत हमने वेपर एब्जॉर्प्शन सिद्धांत के ऊपर एक रेफ्रिजरेटर का बनाने का प्रयास किया जो कि नॉइज लेस था और जिसमें वेपर कंप्रेशन का सिद्धांत ना होकर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का सिद्धांत था। और इस तरह से हमने इसकी स्टडी की है। तो इस स्टडी को आप इस तरह से अध्ययन कर लें और यहीं हमारा टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।